हाँ जी, कहाँ पहुंच गए थे हम बात कर रहे थे कि प्राइवेट को बात कर ली थी, प्राइवेट नौकरी की कंपटीशन एग्जाम की बात कर रहे थे अपन। तो कंपटीशन एग्जाम के बारे में मैंने बता दिया आपको कि किस बारे में बात कर रहा था। स्लाइड 6 हो गई थी क्या? हाँ हाँ, बता रही थी मैंने स्टेट की जॉब क्या होती है, पी भी निकाल रही होती है, सब इंस्पेक्टर टीचर की उसमें प्रमुख जॉब है, पटवारी की एक जॉब होती है, इसके अलावा भी बहुत सारे विपणन अधिकारी की जॉब निकालती है, आंगनबाड़ी में कई महिलाओं की जो जॉब निकलती है वो भी इसमें ही निकलती है। आंगनबाड़ी आंगनबाड़ी समझते हो ना, जिसमें अपन जाते हैं, वहाँ एक बुआ होती है और एक टीचर होती है, वो इंजेक्शन वगैरह लगाती हैं बच्चों को नाप लेती है। तो वो आंगनबाड़ी में जॉब जो है वो पीईबी के थ्रू इस केवल और आंगनबाड़ी में आंगनबाड़ी की नहीं निकलती, सॉरी पीईबी के अंतर्गत नहीं आती, लेकिन आंगनबाड़ी स्टेट के अंतर्गत आती है। और ये आंगनबाड़ी की जॉब और कई ऐसी जॉब होती हैं जो सरकार, जो राज्य सरकार होती है, राज्य सरकार वो पर्सनली निकाल रही होती है। आवाज नहीं आ रही, मेरा माइक ऑन है। हेलो, मेरी आवाज चालू है, आपको आ रही होगी आवाज, या फिर आप माइक पर जो है वो चेंज करो। जॉब इसके अलावा भी राज्य सरकार जो है वो बहुत सारे डिपार्टमेंट में जॉब निकालती है, जैसे कि उदाहरण के लिए हाई कोर्ट में जॉब निकालती है, हाई कोर्ट राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं तो उसमें जॉब निकलती है। क्योंकि अपन को जो कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं वो तो हर एक डिपार्टमेंट में चाहिए होते हैं, है ना, जो क्लर्क होते हैं तो हर एक डिपार्टमेंट में चाहिए होते हैं। तो राज्य सरकार कुछ तो वो पीईवी के थ्रू निकालवाती है, कुछ खुद अपने जैसे आंगनबाड़ी जैसी जॉब हो गई, डिपार्टमेंट खुद ही निकालते हैं, तो वो पेपर में देखी जा सकती। हाँ अच्छा, ये खबरें देखी कहाँ जा सकती हैं, ये जो जॉब से रिलेटेड चीजें आती हैं ये कहाँ आती हैं? तो मंगलवार को एक साप्ताहिक न्यूज़पेपर आता है, रोजगार और निर्माण। कौन सा? रोजगार और निर्माण एक पेपर आता है, उस पेपर को आप देखना चालू करें, वो महीने में एक बार या दो बार आता है, तो उसको आप ले लें। रोजगार और निर्माण करके आता है, तो वो रोजगार और निर्माण का पेपर आप अपने पेपर वाले से मंगवा सकते हो, उसका एक महीने का कॉस्ट दो। उसमें सारी जॉब आती है, सारी तरह की, स्टेट गवर्नमेंट की भी और सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी जॉब रोजगार और निर्माण में आती है। इसके अलावा अगर आप पैसे खर्च नहीं करना चाहते हो तो कुछ जो कोचिंग है उनकी वेबसाइट है, वो लोग फ्री में प्रोवाइड कर देते हैं। अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाओगे, उदाहरण के लिए अपने यहाँ सावधानी करके एक कोचिंग है, सावधानी की वेबसाइट पे जाओगे, उनकी वेबसाइट पे नई जॉब के बारे में पता चल जाएगा। एक किरण न्यूज एजेंसी है, तो वो किरण न्यूज एजेंसी अगर आप खोलोगे तो उस पर भी जो है वो एक पोर्टल है, उस पर भी आपको जितनी भी जॉब होंगी वो सारी मिल जाएंगी आपको किरण न्यूज एजेंसी पर भी। एक और अभी कोचिंग अपने यहाँ चल रही है, वो महिंद्रा है, जिससे मैंने थोड़ा बहुत कोचिंग पढ़ी है, हालांकि मुझे ज्यादा कुछ फायदा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ बताऊंगा अभी। महिंद्रा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसकी साइट पे भी आप जाके पता कर सकते हो अभी कौन कौन सी जॉब है, उन जॉब के लिए क्या क्या कोचिंग कोचिंग महिंद्रा कोचिंग है, तो इन सब की कोचिंग पे जाकर आप पता कर सकते हो। कई वेबसाइट भी हैं, जैसे कि एक वेबसाइट है अड्डा 24, ये बहुत सारी पोस्ट के बारे में जानकारी देता है। अड्डा 24 के यूट्यूब पे भी चैनल अवेलेबल है। अड्डा 24 एक बहुत अच्छी साइट है। और एक और साइट है, उसका नाम मैं भूल गया हूँ, बहुत सारी कम साइट है, आप गूगल पे सर्च करोगे तो उसमें याद आ जाएगा। अड्डा 24 एक इंपॉर्टेंट साइट है, ये पीडीएफ के कैप्सूल प्रोवाइड कर देता है, बहुत अच्छा मटेरियल रहता है इसके पास, तो इसको आप विजिट कर सकते हो। तो बहुत सारी वेबसाइट है, गूगल पे सर्च करोगे तो इस जॉब के बारे में पता चल जाएगा। खैर वो अभी मेरा टॉपिक नहीं है, अगर फिर से मैं उस पर समझाऊंगा तो फिर से मेरे को एक सेशन चाहिए पड़ेगा। मैंने आपको बता दिया कंपटीशन एग्जाम क्या है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ एग्जाम कौन कौन से हैं, व्यापम के कौन कौन से एग्जाम है, और उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रेजुएशन ज्यादातर में मांगी जाती है ना। बाकी ज्यादातर काम मैं आप पे सौंप रहा हूँ, मैं आपको जॉब बता रहा हूँ, आपको अगर कोई सी पसंद आए या फिर उसके बारे में जानकारी लेना है तो फिर उसके बाद आपको घुसना पड़ेगा उसमें, स्ट्रीम कौन सी मांगी जाती है, जिससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। मैं पूरी पकी पकाई खीर आपको अभी इतने कम समय में नहीं दे सकता हूँ, मैं जितना मैक्सिमम देना चाहता हूँ उतना देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगली स्लाइड पे आते हैं, हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कैसे करें। अभी मैंने बात कर ली आपसे कि कंपटीशन एग्जाम होते क्या है, किस लिए होते हैं, वो तो बात कर ली। अब मैं बात कर लूँ कि इसकी तैयारी कैसे करते हैं, है ना। तो उस पर तैयारी की बात करने के लिए कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कैसे करें, सबसे पहले कंपटीशन एग्जाम में आपको पॉइंट देखना है आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है ना। जॉब प्रोफाइल जो है, वो जॉब प्रोफाइल का मतलब क्या होता है उस पर बात कर लें। जॉब प्रोफाइल मतलब कि आप जिस नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, वो एसएससी की क्यों ना हो, यूपीएससी की क्यों ना हो, किसी पटवारी की नौकरी क्यों ना हो, शिक्षक की नौकरी क्यों ना हो, कोई सी भी पोस्ट हो,
सबसे पहले आपको देखना है जॉब प्रोफाइल क्या है। अभी के लिए उदाहरण दे दूं मैं, व्हाट्सएप पे एक बहुत ज्यादा फॉरवर्ड किया जा रहा है, ग्रामीण डाक अधिकारी की जो है वो पोस्ट निकल रही है इस लॉकडाउन के पीरियड में भी। तो उसके लिए कई बच्चे बोल रहे हैं, कई लोग बोल रहे हैं अप्लाई करो अप्लाई करो। सबसे पहले आपको देख लेना उसका काम क्या है। ग्रामीण डाक अधिकारी का नाम तो ले रहे हो आप, उसके अंतर्गत उसको काम क्या करना पड़ेगा ये तो पता हो। हमने पहले जो है वो बिना जाने ही क्या काम हो रहा है वो बिना जाने ही जो है वो नौकरी के लिए तैयारी करने लगे, ये तो पागलपंती हुई ना। क्या ये पढ़े लिखों का दिमाग हुआ? नहीं हुआ। सबसे पहले हम जिसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, जिस जॉब के लिए हम तैयारी करने वाले हैं या प्रिपरेशन करने वाले, उस जॉब के बारे में पता तो कर लें कि इसकी जॉब के, जैसे बैंक में अगर मैं आईबीपीएस की तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे पता तो हो कि मेरे को जो है वो जॉब मिल जाएगी यदि, तो मैं क्या काम करूंगा, वो काम के बारे में पता होगा तब तो मैं तैयारी अच्छे मन से कर पाऊंगा, नहीं तो मैं मन से तैयारी नहीं कर पाऊंगा। तो सबसे पहला दिमाग में क्या रखना है कि हम जॉब कौन सी करने वाले हैं उसके बारे में हमको जानकारी होना चाहिए, है ना। वो जानकारी कैसे मिलेगी बता रहा हूँ। जॉब प्रोफाइल उसी को बोलते हैं। उसके बाद पे स्केल, हमको पता तो उसकी पेमेंट कितनी है, क्या हो सकता है आप किसी चपरासी के लिए मतलब आपने पद का नाम देख के जो है वो अप्लाई कर दिया, बाद में चला वो तो पता चला वो तो चपरासी की नौकरी थी, वहां तो बैंक की चपरासी करनी थी, और उसकी पेमेंट तो केवल 8,000 है, वो तो हम प्राइवेट में भी करके कमा लेंगे। तो पहले पता कर लो उसमें पे स्केल कितना है, आपको पैसे कितने मिलेंगे, भत्ते कितने मिलेंगे, पेमेंट कितनी रहेगी। उसके बाद क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन है भी, नहीं तो आप सोचो कि भैया वेटरनरी डॉक्टर की जो है वो निकली थी जॉब, आपने फॉर्म भर दिया, आप एग्जाम दे रहे हो, बाद में पता चल रहा है जब सिलेक्शन हो गया, बोले उसमें तो बायो से मांगा था 12, आपने जो है वो मैथ साइंस से करके रखा है। तो पहले से कम उसको पढ़ तो लो। जो उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ नोटिफिकेशन इज द की, है ना। ये सारी चीजें, जॉब प्रोफाइल क्या है, पे स्केल क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, वो नोटिफिकेशन में मिल जाती है। तो नोटिफिकेशन क्या होता है, जब भी कोई सरकारी विभाग जो है वो कोई जॉब निकालता है तो उसका प्रॉपरली एक वो निकालता है, नोटिफिकेशन निकालता है, उसमें जॉब की सारी डिटेल होती है कि आपकी एजुकेशन, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। जैसे आप अखबारों में देखते हो ना कि हमको इस कंपनी के लिए ये चाहिए, ये नौकरी चाहिए, इस ऐसा चाहिए, तो वो सारी नोटिफिकेशन में सरकारी इश्तिहार इसको बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट जिसको बोलते हैं, उसमें सारी चीजें लिखी रहती है कि आपको पेमेंट इतनी मिलेगी, आपको ये काम करना पड़ेगा, आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ ये होना चाहिए। कई बार जो है वो 18 वर्ष से ज्यादा एज मांगते तो आप अभी तो अप्लाई कर नहीं पाओगे, 18 साल से ज्यादा उम्र होना चाहिए। उसके लिए जो है वो आपको पता होना चाहिए कि हमारी एज ज्यादा तो नहीं हो गई, कम तो नहीं हो गई। जैसे एनडीए के लिए जो 16 से 19 साल है, 19 साल से ज्यादा वाले बच्चे एनडीए नहीं दे सकते। एनडीए के लिए क्वालिफिकेशन क्या होती है, वो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। जब पता होगी तब आप अप्लाई करो। वो सारी चीजें कहाँ में मिलेगी, नोटिफिकेशन में मिलेगी। नोटिफिकेशन में इसके अलावा एक और कौन सी चीज छुपी रहती है, सिलेबस। उस पोस्ट के जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, उसमें सिलेबस मिल जाएगा आपको कि उस एग्जाम में पूछने क्या वाले हैं। नहीं तो आप सोचो कि आपने मैथ्स के अलग अलग टॉपिक की तैयार कर ली, पता चल रहा वो टॉपिक आए ही ना उस एग्जाम में, है ना। तो वो सिलेबस पता चल जाता है। जैसे ही आपको सिलेबस उसमें पता चल जाता है कि गणित में ये पूछने वाले हैं, रीजनिंग में ये पूछने वाले हैं, एप्टीट्यूड में ये, मेन सेक्टर जो कॉम्पिटिशन एग्जाम के हैं वो ये है केवल। पहला है जिसको बोलते हैं रीजनिंग। रीजनिंग होता है पहले, हिंदी में पता नहीं इसको क्या बोलते हैं। इसमें जो है वो तार्किक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब कि CHSL को हम 1 2 3 4 लिख रहे हैं, 1 2 3 4 लिख रहे हैं, तो PQRS को क्या लिखेंगे, ये रीजनिंग देना होती है। तो उसके ऑप्शन दिए रहेंगे, वो केवल ये उदाहरण ले रहा हूं मैं, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ये रीजनिंग के अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद आती है उसके बाद आती है मैथ्स, जिसको बोलते हैं क्वांट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं यार, स्पेलिंग भूल गया मैं। एप्टीट्यूड बोल समझ लो, हाँ एप्टीट्यूड बोलते हैं उसको, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड बोलते हैं वैसे। जहां तक क्वांटिटेटिव ऐसे कुछ शब्द है, एप्टीट्यूड याद रखो। एप्टीट्यूड में क्या आते हैं, एप्टीट्यूड में आते हैं मैथ्स से जुड़े हुए कोर मैथ्स, कोर मैथ्स। कोर मतलब कि बिल्कुल जड़ों से जुड़ी हुई मैथ्स। जैसे कि आयु संबंधी सवाल आते हैं, लाभ हानि बट्टा के सवाल आते हैं जिसमें छूट वगैरह दी जाती है, बट्टा मतलब छूट, वो बट्टे वाले सवाल आते हैं। फिर उसके बाद काम करने वाले लोगों के सवाल आते हैं, कुछ टिपिकल टॉपिक होते हैं, एक ट्रेन इतनी स्पीड से चल रही है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो, गति वाले सवाल होते हैं। टंकी वाले सवाल होते हैं, टंकी भर रही है, नल खुला हो तो अगर टंकी में छेद हो तो इतनी देर में पानी निकल जाता है, बताओ टंकी कितनी देर में खाली होगी। ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक है। इसके लिए एक बुक है जो कि मैं सभी को रेफर करने को बोलता हूँ, मैंने खुद रेफर नहीं करी, हालांकि ये बात वैसी हो गई, खुद ने कुछ करा नहीं, उसके बाद हमको समझा रहे हो, तो मैं फिर से वही बात बता दूं कि मैं आपको वो चीज बताता हूँ जो मैंने नहीं करी है ना। इसलिए करवाता हूँ क्योंकि जो आप गलती मैंने करी वो आप ना करें। एप्टीट्यूड के लिए एक बुक आती है जिसको बोलते हैं RD शर्मा,
आर डी शर्मा की एक बुक है, हिंदी में अवेलेबल है, ये एप्टीट्यूड के लिए आती है। आप अगर जितनी जल्दी खरीद लें और इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, वो उतना ही अच्छा आपके लिए होगा। इसके अलावा और कोई सी बुक मुझे आज तक मिली नहीं है इंटरेस्टिंग मैथ्स के लिए। मैंने हालांकि प्रैक्टिस नहीं करी इससे, लेकिन पढ़ी है इसको, मेरे पास है भी। तो इसमें मैंने देखा, मैंने नहीं खरीदी थी, भैया ने खरीदी थी, वो उन्होंने भी इसलिए खरीदी थी। ज्यादातर लोग खरीद लेते हैं। आपको अगर पुरानी मिल जाए तो पुरानी खरीद लेना, कोई जबरदस्ती नहीं है कि नई बुक ही खरीदो। पुरानी बुक आधी कीमत पे मिल जाती हैं, क्योंकि हम जो है कई लोग आप में से पढ़ने नहीं वाले, तो मुझे बाद में खुश होगे। उससे अच्छा आप लोग जो है वो पुरानी बुक खरीद लो और प्रैक्टिस के लिए उसको तैयार रखो। उसके बाद डोंट वेट, स्टार्ट प्रिपेयरिंग। जब आप नोटिफिकेशन देख सको, सारी चीज देख सको, जॉब प्रोफाइल से आप खुश हो कि हाँ मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। अगर डाक सेवा मुझसे करवाई जा रही है तो मेरे को अच्छा लगेगा दूसरों को खत पहुंचाना, दूसरों के जो है वो इन्विटेशन पहुंचाना, उनकी चीजें पहुंचाना मुझे अच्छा लगेगा, लोग घूमने को भी मिलेगा गाड़ी से। अगर आपको जॉब प्रोफाइल अच्छी लग रही है तो फिर वेट मत करो, फिर वेट मत करो, स्टार्ट प्रिपेयरिंग, चालू कर दो आपकी मेहनत। क्योंकि आपके पास सिलेबस है, आपके पास टॉपिक है ही, किस किस पे तैयारी करना है, उन टॉपिक को यूट्यूब पे डालो। वो टॉपिक को जैसे ही आप यूट्यूब पे डालोगे तो उससे जुड़े हुए हजारों हजारों, एक नहीं हजारों वीडियो मिलेंगे आपको उस टॉपिक से जुड़े हुए, जो कि आपको अलग से अलग अच्छी से अच्छी ट्रिक बता देंगे, है ना। तो उसके लिए आपके पास टॉपिक रहेगा, सिलेबस रहेगा, बस उस टॉपिक को यूट्यूब कंप्यूटर पे लिखो, मोबाइल पे लिखो और शुरू हो जाओ। नहीं तो बुक्स खरीद लो, अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, पुरानी बुक्स आपको मिल जाएंगी, उससे तैयारी शुरू कर दो। उसके बाद मेक योर ओन नोट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैंने बताया था ना, मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी, उसके बाद भी मेरे को कुछ फायदा नहीं हुआ। रीजन यही था, मैंने खुद के नोट्स नहीं बनाए। कोचिंग में जाते हैं हम, हमको जो है कोचिंग में पढ़ा दिया जाता है, जैसे जैसे पढ़ाते गए नोट्स बनाते गए हम, तो और उसके बाद हमने जो है वो वहीं के वहीं छोड़ के आ जाते हैं। जबकि सही तरीका क्या है, यदि आप कोचिंग कर रहे हो, जिस टॉपिक पे आपको पढ़ा दिया गया है उसके बारे में खुद से सोचो, और वो जो टीचर ने लिखवाया वो लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ कुछ पॉइंट लिखवाए वो जरूर उसमें इंक्लूड कर दो, लेकिन जो उन्होंने पढ़ाया उसके आपके दिमाग में कैसा घुसा हो, वो उसके नोट्स खुद से बनाओ। खुद के नोट्स नहीं बनाओगे तो कोचिंग करना व्यर्थ है, मत करो कोचिंग। जो अब ये वाले चीज में वो चीज नहीं होती है कि सामने वाले ने पढ़ा दिया, हम जो है उसको कॉपी करते जा रहे हैं और प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारे अच्छे परसेंटेज बन जाएंगे। गलत सोच रहे हो, यहाँ ऐसा काम बिल्कुल नहीं चलेगा। जो कोचिंग में आप पढ़ रहे हो उसके नोट्स खुद से प्रिपेयर करो, खुद से बनाओ, और फिर अपने तैयारी शुरू करो। उसके बाद आखिर में जब आपके खुद के नोट्स बन जाएंगे ना अच्छे, एक आध साल में सारे टॉपिक के, उसके बाद बस एक चीज बचती है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे, देखो एक सवाल करने के लिए आपको वहां, जैसे आईबीपीएस की बात करें तो आपको जो है वो 1 घंटे में 60 क्वेश्चन करना होते हैं। 1 घंटे में 60 क्वेश्चन मतलब कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन, 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है यदि, तो देखो 60 क्वेश्चन में से हो सकता है आप 50 तो पूरे, अगर आप 1 मिनट में एक कर तो सभी लेते हैं, 60 क्वेश्चन सभी से बन रहे होते हैं। दिक्कत ये आती है आप 60 मिनट में कर पा रहे हो कि नहीं। 60 मिनट यहाँ पर प्रायोरिटी है। आप ये 60 क्वेश्चन जब अलग से करने बैठे हो सब कर लोगे, लेकिन ये 60 मिनट के अंदर करना है और उसी में सब मात खा जाते हैं। वो मात कब नहीं खाओगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस करोगे उसके कारण से आप जो है वो तब जाके कॉम्पिटिशन में सफल हो जाओगे। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन, जब तक नौकरी नहीं है तब तक करूँ तैयारी, मतलब लगातार अगर नौकरी नहीं मिल रही है, मैं एग्जाम दे रहा हूँ, उसके बाद भी अगर मैं फेल होते जा रहा हूँ तो मैं लगातार करते रहूंगा, जिंदगी भर पेपर ही देते रहूंगा? नहीं। अगर आप एक एज तक, और 2-3 फैक्टर डिपेंड करते हैं, आपकी फैमिली कितनी सपोर्टिव है। लड़कियों के केस में वो एज अपने आप कम हो जाती है क्योंकि पेरेंट्स का फोर्स रहता है आपको सेटलमेंट होने के लिए। लड़कों के केस में डिपेंड करता है, अगर आपका परिवार सपोर्टिव है, परिवार फाइनेंशियली अच्छा है, तो आपको एक एज तक जो है वो सपोर्ट मिलता जाएगा। हमारे सर बोलते थे 28 तक की एक ऐसी एज होती है जहां तक आप सीखना बंद नहीं करते हो, लगातार सीख सकते हो। भारत में 28 साल तक बहुत आसानी से पढ़ाई की जा सकती है, बहुत अच्छा माहौल है इस मामले में, है ना। बाकी आप पर डिपेंड करता है आपकी फैमिली कितनी सपोर्टिव है। नहीं तो अगर आपके फैमिली को ज्यादा अर्निंग की जरूरत है तो आप ज्यादा वेट नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ पार्ट टाइम जॉब करेंगे, कुछ ना कुछ प्राइवेट जॉब करेंगे, उसके बाद जो है वो आप जॉब करते करते जो है वो आप बिल्कुल किसी और फील्ड के बारे में सोच सकते हो, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। पसंद की नौकरी नहीं तो सब खत्म क्या? अगर मुझे अपनी पसंद की नौकरी नहीं मिली तो पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है क्या? मुझे अपनी सुशांत सिंह राजपूत की तरह जो है वो पसंद की नौकरी मिलने के बाद भी कर ली उसने तो क्या सुसाइड, तो क्या मुझे जो है वो कोई मतलब नहीं है, दुनिया में कोई दिन दुनिया नहीं है क्या?
कई ऐसे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जो कि कोई बंदा ये करना चाह रहा था लेकिन वो नहीं कर पाते हुए नेचर उसको किसी दूसरे राउंड में घसीटते हुए ले गई। और अगर ऐसा होता कि अगर आपको पसंद की नौकरी नहीं मिलती और लोग बाग जो है वो सब कुछ छोड़ देते, सन्यासी बन जाते, अगर ऐसा होता तो आज के ज़माने में इतने सारे लोग ज़िंदा नहीं होते। ज़्यादातर लोग जो है वो आज आज के ज़माने में अपनी पसंद की नौकरी नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो एक लाइफ जी रहे हैं और उनको अपनी सबसे ज़्यादा जो खुशी होती है वो परिवार को देखकर होती है। तो वो डिपेंड करता है आपकी खुशी के मायने क्या है, आपकी खुशी आपको किस चीज़ से खुशी होती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आपको पसंद की नौकरी नहीं मिले तो आपकी पूरी सब चीज़ें खत्म हो गई, ऐसा बिल्कुल भी सोचना गलत है ना? आपको जिस मार्ग पे मिल रहा है, आपको जो करने का मिल रहा है, आप बिल्कुल समय के साथ जो है उस मार्ग में ढल जाइए और उसी को करते रहिए। एक वो एक फ्रेज़ है वो हमारे सर वो बोलते थे नगरी बस्ती भली और जोगी रमते भले, है ना? नगरी को जो है वो बस जाने दो। अगर कई लोग जो जैसे सेटलमेंट होते हैं वो, हालाँकि इस फील्ड से अलग बात है, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ इसलिए ये फ्रेज़ बोला, नगरी बस्ती भली और जोगी रमते भले। जो जोगी होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, उनको एक जगह रुकना पसंद नहीं होता। वो जो है वो जिसको जैसा-जैसा उसको माहौल मिलते जाता है वो उसमें ढलते जाते हैं। वो वैसे-वैसे अपना जीवन यापन करते जाते हैं और अपना मार्ग बना के जीवन पूरा काट लेते हैं। और जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक जगह थम जाते हैं, वो थम जाते हैं तो फिर जो है उनकी लाइफ में बोरियत शुरू हो जाती है। फिर वही नगरी बस्ती भली, नगर वासियों को बस नहीं भला, अपन तो जोगी हैं, अपन को जैसा रास्ता मिल जाएगा, अपन उस रास्ते पे चल पड़ेंगे। तो कोई भी चीज़ कभी भी खत्म नहीं होती है, वो सारी चीज़ें जो है वो चलती रहती हैं। आपको ज़रूरी नहीं है आपकी पसंदीदा जॉब कभी मिले, लेकिन हाँ, यदि आपने डिसाइड कर लिया जॉब कौन-सी है, कैसी है, तो आप अगर उसके सही मायने में अगर दावेदार हो, तो आपको बिल्कुल मेहनत तो करना ही चाहिए। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो फिर बाजी ले जाएँगे कुत्ते। हमारे सर ये भी बोलते थे, वही सर की बात आज बार-बार याद आ रही है। वो बोलते थे, "अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो बाजी ले जाएँगे कुत्ते। अगर किसी पोस्ट के लायक आप हो, आप में दिमाग है, आप उस पोस्ट को आसानी से हैंडल कर सकते हो, तो आपको उसके लिए मेहनत ज़रूर करना चाहिए। अगर आपने मेहनत नहीं करी, तो उस पोस्ट पर एक ऐसा व्यक्ति आ जाएगा जो एक कुत्ते के समान होगा, उसको उस पोस्ट की अहमियत नहीं होगी और वो जो है वो लोगों का भला करने की जगह उनका नुकसान कर रहा होगा। तो आपको फिर आपका भी नुकसान कर सकता है वो उस पोस्ट पर। इसलिए आपको अगर किसी पोस्ट के बारे में आपको समझ में आ गई है, आपको पसंद आ गई है वो पोस्ट, तो आपको जो है वो उसके बारे में तैयारी करना है, उसके बारे में करना है। तो मैंने आज जो मेन डिस्कस करा, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, मेन डिस्कस करा उसके बारे में बता दूँ, कुछ एग्ज़ाम के बारे में आपको बताया कि कौन-कौन सी मेन जो फ़ोकस रहा मेरा इसलिए ये इस पर रहा कि सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी। और अगर प्राइवेट नौकरी तो क्यों? सरकारी नौकरी तो क्यों? सरकारी नौकरी में क्या प्रॉफ़िट है और वहाँ पर नुकसान क्या है? सरकारी नौकरी में नुकसान क्या है? नुकसान बस यही है कि कॉम्पिटिशन बहुत है। अगर आपको फ़ायदे भी बहुत सारे हैं, सरकारी नौकरी के फ़ायदे आपको बताए मैंने, लेकिन अगर फ़ायदे हैं तो एक नुकसान भी है कि बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग लगातार लगे हुए हैं और सालों से लगे हुए हैं। तो आपको बिना मेहनत के नहीं मिलने वाली, नहीं मिलने वाली, नहीं मिलने वाली। और आपको कोशिश करना चाहिए कि शुरुआत आप जो है अपना टारगेट सरकारी नौकरी से ही रखें और सरकारी नौकरी जल्दी से जल्दी करना है तो उसके कुछ एग्ज़ाम्पल दिए मैंने। आप ग्रेजुएशन के बाद आईपीपीएस कर सकते हो, एसएससी के कुछ एग्जाम होते हैं, सीएचएसएल और सीजीएल जैसे, वो दे सकते हो। मैं 11th क्लास की और क्लासेस भी लगाऊंगा अगर आप चाहोगे आगे, तो उनके बारे में अभी मैंने क्या बताया, नौकरी के बारे में बताया, कुछ जॉब के बारे में बताया। फिर इसके बाद अब मैं आपको 11th क्लास को बताऊंगा कि इन जॉब के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट चाहिए पड़ते हैं, उन लोग के लिए क्वालिफिकेशन कैसी रहती है, पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में चर्चा करूंगा। अगर एनडीए करना है आपको, बॉयज के लिए रहता है एनडीए, गर्ल्स के लिए नहीं रहता है वो। मुझे भी बहुत बाद में पता चला, उसके लिए मेरे को नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन बाद में पता चला, चल गया ठीक है काफी है। तो कुछ एग्जाम के लिए सब्जेक्ट कौन कौन से जरूरी होते हैं अब उस पर कभी बात कर लेंगे। आज जितना टाइम था मैं जितना बेसिक बता पाया तो उतना बता पाया। आज के लिए बस